वेलकम बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस चैप्टर में आपको आपकी किताब में जो बातें हैं उनमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आपको फ़िलहाल नहीं बनाने हैं। उनके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। वैसे ये चैप्टर काफ़ी आसान है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, कोई भी बहुत लंबा सवाल नहीं होता है, तो आसानी से बन जाते हैं। कम ही समय में आप इस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक याद दिलाना चाहते हैं। पिछले एक साल में हम सब ने एक स्लोगन खूब सुना है। क्या है वो स्लोगन? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खूब सुना भी है और खूब उसके अनुसार काम किया भी है। तो फिलहाल हम लोग इस आधे पोर्शन की बात करेंगे। 2 गज दूरी। 2 गज दूरी मतलब कि इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि जब भी 2 लोग खड़े हों उनके बीच में 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि हम एक क्यू बनाते हैं बच्चों की, तो जो सबसे आगे बच्चा खड़ा होगा, सबसे आगे खड़ा होगा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, इस तरह से। और कैसे कैसे होंगे? मान लीजिए यहाँ पे ये पहला बच्चा है तो दूसरा बच्चा यहाँ है, तो ये कितनी दूरी है? 2 गज की दूरी है। यहाँ के बाद यहाँ तीसरा बच्चा खड़ा है तो ये कितनी दूरी है? 2 गज की दूरी है। यहाँ पे चौथा बच्चा खड़ा है, ये कितनी दूरी है? फिर 2 गज की दूरी है इनके बीच। इस तरह से हमको खड़ा करते जाना है, एक क्यू बनाना है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो 0, यहाँ पर जो बच्चा है उसका डिस्टेंस अब हो गया है 2, यहाँ जो बच्चा है उसका डिस्टेंस 2 + 2 4, यहाँ 6, इस तरह से हो जाएगा। तो अब क्या है ये देखिए, 0 2 4 6। 0 में अगर हम 2 ऐड करें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। 2 में अगर 2 ऐड करें यहाँ पहुंच जाएंगे। 4 में अगर 2 ही ऐड करें तो यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो फिर इसके आगे वाले में पहुंच जाएंगे। तो हमेशा हमको पहले से उसके आगे वाले में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 2 2 2 ऐड करना पड़ेगा यहाँ। तो ये एपी का एक एग्जाम्पल है। जबकि हमको आगे वाला टर्म उसके ठीक पहले वाले टर्म में एक खास नंबर ऐड करने पर मिलता है। इस तरह के जो सीक्वेंसेज होते हैं, दैट मीन्स कि वेल अरेंज्ड नंबर्स होते हैं, वो एपी कहलाते हैं। कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी बना रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स आगे की तरफ बढ़ता जाना, मतलब ये लाइन जो है ये लंबी होती जाएगी, तो दैट इज प्रोग्रेशन। इस तरह की बहुत सारे सीक्वेंसेज आपने देखे होंगे कहीं कहीं पर, मैगजीन्स में, अखबारों में या कॉम्पिटिटिव किताबों में रहता है। एक सीक्वेंस दिया रहता है, बोलता है कि इसके आगे का नंबर क्या होगा। तो सीक्वेंस देख के पता कर लेते हैं कि अच्छा इसमें इतना इतना जोड़ने पे आगे का नंबर मिलता जाता है। तो फिर हम लोग बता देते हैं कि आगे का नंबर अब इतना होगा, है ना? तो बहुत ही कॉमन टाइप की ये सीरीज है, कॉमन टाइप का ये सीक्वेंस है। और 1 2 नहीं बल्कि हजारों लाखों अनगिनत इस तरह के सीक्वेंसेज हम बना सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, बहुत ही सिंपल ये सीक्वेंस है। और इसमें हर एक टर्म में अगर हम 1 1 जोड़ें तो उसके आगे का टर्म मिलता जाता है। इसमें हम 1 जोड़ते हैं, ये मिलता है, इसमें 1 जोड़ते हैं, ये मिलता है, इसमें 1 जोड़ते हैं, ये मिलता है, इस तरह से मिलता जाता है। तो एक खास नंबर हमको 1 ऐड करना पड़ेगा तो उसके आगे वाला नंबर हमको मिलेगा।
इसी तरह से देखिए 5 5 5 5, ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 0 ऐड करेंगे ये मिलेगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे ये मिलेगा, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे ये मिलेगा। तो एक खास नंबर 0 हमको ऐड करना है ना, तो ये एपी हो गई। इसी तरह से देखिए -10 -5 0 5 10, ये भी एक एपी है क्योंकि इसमें क्या करने पे हमको ये मिलेगा, क्या करने पर मिलेगा, 5 ऐड करने पर, है ना। 5 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें 5 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें 5 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें 5 ऐड करेंगे ये मिलेगा। तो ये सभी एपी के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा सीक्वेंस बनाएं जिसमें कि हमको कॉमन नहीं मिलता है कि हम ये खास नंबर ऐड करें तो आगे वाला मिलेगा, तो क्या होगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल 1 2 4 8, ये देखिए ये भी एक सीक्वेंस है। तो इसमें यहां पर आने के लिए हमको इसमें 1 ऐड करना पड़ा, लेकिन यहां से यहां जाने के लिए 1 ऐड करने पे हमारा काम नहीं चलेगा। तब हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, और यहां से यहां जाने के लिए 4 करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ये जो नंबर है जो ऐड करना पड़ता है ये चेंज होता जाता है। तो इस तरह से ये एपी का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ एपी नहीं बन रही है ना। इसी तरह से ये देखिए ये भी एपी नहीं होगा। √2 √3 √4 √5, आप देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का वो सेम नहीं है। तो इस तरह से ये एपी का एग्जाम्पल नहीं है, ये एपी का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जिनमें कि एपी नहीं बनती है, और इसी तरह से अनगिनत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिनमें एपी बनती है। तो मान लीजिए कि हम कोई एपी लेते हैं ऐसा 1 4 7 10, देखिए एपी है ना, क्योंकि इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो एक कांस्टेंट नंबर हमको ऐड करना है हमेशा। तो ये जो है 3 ऐड करते हैं इसमें तो ये मिलता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3, ये 1 और ये 1 + 3, इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक बार 3 ऐड करना पड़ा, फिर से 3 ऐड करना पड़ा, ये यहाँ पे आने के लिए मतलब 1 में हमको 2 बार 3 को ऐड करना पड़ा। तो 1 + 2 × 3। इसी तरह से ये देखिए ये कैसे होगा, तो फिर से हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 बार हमको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 × 3। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसी तरह से इसके आगे का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इसके आगे का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 1 + 4 × 3, इसके बाद 1 + 5 × 3। तो ये जो सभी नंबर्स हैं ये टर्म्स हैं, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। इस तरह से इसके आगे बढ़ते जाते हैं टर्म्स। तो सीरीज जो है एपी जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरह की हो सकती है। तो अगर हम फाइनाइट टर्म्स की बात करें, फाइनाइट टर्म्स ही हम लेंगे, तो फाइनाइट टर्म्स की बात करें तो मान लीजिए कि लास्ट टर्म जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो nth टर्म है, nth टर्म है, ये जनरल टर्म कहलाता है। तो nth टर्म का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से ये हो जाएगा 1 + n - 1 × 3। पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 + 3, तीसरा टर्म 1 + 2 × 3, चौथा टर्म 1 + 3 × 3, और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो जो जनरल टर्म होगा nth टर्म वो हो जाएगा 1 + n - 1 × 3। यहाँ पर 1 क्या है और 3 क्या है, 1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, और 3 क्या है,
3 वो नंबर है जो हमको हर एक बार ऐड करना पड़ता है। तो अगर कोई एपी हम इस तरह से लिखें, फर्स्ट टर्म ए, तो दूसरा हमको कैसे मिलेगा? यही फिक्स नंबर जोड़ने पे मिलेगा, फिक्स नंबर। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? 2 बार जोड़ने पे मिलेगा, है ना। तो इस तरह से nth टर्म कैसा मिलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का वैल्यू हो जाएगा। तो nth टर्म को अगर हम an कहें तो ये हो गया a प्लस n-1 डी। तो इस तरह से ये एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसमें 4 क्वांटिटीज हैं, an, a, n और d। an क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। a क्या है? वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म्स जो हम ले रहे हैं, और d वो फिक्स नंबर है जो हम ऐड करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं ये देखिए। जब हमको d लेना होता है तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं, इस तरह से घटाते हैं। तो 4 - 1 is 3, 7 - 4 is 3, 10 - 7 is 3। तो ये है d। तो an इक्वल टू वैल्यू ऑफ nth टर्म, a वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स टेकन, और d वो डिफरेंस है जो कि हर एक में कॉमन है। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, CD। कॉमन क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच ये सेम है, तो सब में ये कॉमन है, वही है सबके बीच, इसलिए ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अब इन चारों में से कोई भी 3 मालूम हो, हम चौथा निकाल सकते हैं। अगर हमको a, n और d का वैल्यू पता है तो an निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हमको a का n का वैल्यू पता है तो d निकल जाएगा। इसी तरह से कोई भी अगर 3 पता हो तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर सवाल में आपको इनमें से किसी भी 3 का वैल्यू दिया हुआ है तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखकर सिंप्लीफाई कर देंगे और ये निकल जाएगा। तो आपने देखा कि d निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि बाद वाले टर्म में से अपने पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। मतलब कि जो सेकंड टर्म है a2, इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या जो तीसरा टर्म है a3, उसमें से हम a2 को माइनस करते हैं, या चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस करते हैं। हमेशा अपने पहले वाले को घटाइए तो आपको d मिलेगा। और इसी तरह से इन जनरल an में से an - 1, an और an - 1 मतलब इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, तो ये भी इससे एक कम, ये इससे एक कम। तो इसलिए d इक्वल टू ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए, जिनका हम सही समय पे सही ढंग से यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एपी है, 1, 3, 5 इस तरह इसके टर्म्स हैं, और फिर 67 है और 69 है। तो ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इसी तरह से ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है मतलब nth टर्म है,
यहीं तक हमको कंसिडर करना है। तो ये इस पूरे एपी का ये लास्ट टर्म हो गया, है ना। तो अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि इस एपी का 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसका मतलब हमको यहाँ से गिनना है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो जाकर के जो 20वां टर्म होगा उसका वैल्यू हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखें कि a इक्वल टू कितना है, पहला टर्म कितना है 1 है, और d कितना है तो 3 - 1 दैट इज 2, और m कितना है 20 है, क्योंकि हमको 20th टर्म का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर n कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर an इक्वल टू a प्लस n - 1, यहाँ पर हम सारे वैल्यूज को रख देंगे। तो an हमको निकालना है, कितना होगा मतलब 20, a 20 कितना होगा ये हमको निकालना है। 20th टर्म का वैल्यू a 20, a है 1, n 20 है, तो n - 1 19, और d है 2, दैट इज ये हो गया 38 + 1 39। दैट मीन्स कि जो 20वां टर्म होगा इधर से चल के उसका वैल्यू कितना होगा 39 होगा। जैसे कि थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है, सेकंड टर्म का वैल्यू 3 है, ऐसे ही 20th टर्म का वैल्यू 39 होगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा मन हो कि हम किधर से चले, इधर से हम उल्टे तरफ से चल करके जो यहाँ से जो 20th टर्म होगा उसका वैल्यू निकालें। या मान लीजिए कि कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई एपी दे दी जाए और पूछा जाए कि आप एंड से 20th टर्म का वैल्यू बताएं। ये तो हमने शुरू से 20th टर्म का वैल्यू निकाला है, तो एंड से निकालें। तो इसमें आपको कुछ भी ना सोचना है, ना कोई नया फॉर्मूला आपको जानने की कोई ज़रूरत है, ना कुछ है। आप क्या करिए कि इसी को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, है ना, कि उल्टी तरफ से चलिए। दैट मीन्स कि ये आपका फर्स्ट टर्म, यहाँ से गिनिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इधर कहीं पे 20th टर्म। तो ऐसी हालत में क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो d निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। पहले आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 69 67 ऐसे हो करके 5 3 1 ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये लास्ट टर्म था, लेकिन उल्टा करके लिखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये सेकंड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा, और ये वाला लास्ट टर्म हो जाएगा। तो ऐसी हालत में ये हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा, और ये d का वैल्यू हो जाएगा -2, और फिर हम इसी फॉर्मूले से इसका 20th टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि we write the given AP in this form, where 69 is the first term and 1 is the last term। और अब आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20th टर्म फ्रॉम एंड ए, ये लास्ट टर्म है लेकिन अभी ये फर्स्ट टर्म हो गया उलट के लिखने पे। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार 69 प्लस n - 1, तो 20th टर्म निकालना है 19, और d हो गया है -2, d हो गया है -2। तो ये 69 - 38 दैट इज 31। इसका मतलब कि अगर उल्टे तरफ से हम चल के 20th टर्म खोजेंगे
तो उसका वैल्यू कितना होगा, 31 होगा। तो अगर उल्टी तरफ से आपसे पूछा जाए कि फाइंड द 20th टर्म, 25th टर्म या जितना भी टर्म फ्रॉम द एंड, तो हमको कुछ भी खास करना नहीं है, केवल सीरीज को आप उलट के लिख दीजिए इस तरह से, और फिर सेम फॉर्मूला यूज करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं आपको। देखिए, अरिथमेटिक मीन, या इसी को एवरेज भी कहते हैं और इसी को सिंपल मीन भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन तो एवरेज या मीन आप लोग सभी जानते हैं कि सभी नंबर्स को ऐड करके, जितने भी नंबर से सभी को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज निकलता है। तो अगर हम एपी के टर्म्स की बात करें, मान लीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी के हमारे पास हैं, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो मान लीजिए कि ए बी सी बी इन एपी, तो इन तीनों के बीच, अगर ये 3 टर्म एपी में हैं, इन तीनों के बीच का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, एकदम सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण। किस तरह से? तो देखिए, क्योंकि एपी में है इसलिए ये डिफरेंस b माइनस ए विल बी इक्वल टू दिस डिफरेंस c माइनस बी, होगा ना बराबर? तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस बी, और इससे 2b इक्वल टू a प्लस सी और b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। देखिए कितना अच्छा संबंध इन तीनों के बीच होता है। तो b जो है वो a और c, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, दोनों को हमने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ठीक बीच का नंबर मिलेगा, ठीक बीच का नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो उनके ठीक बीच का नंबर हमको मिलता है। तो और आपको पता है कि b जो है वो a और c के ठीक बीच में है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है। तो b इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे एपी के, उनके बीच में ये संबंध होगा। अगर कोई सवाल इससे संबंधित पूछा जाए तो आप आसानी से उसको जटिल कर सकते हैं। तो अभी देखिए, हम 3 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीनों ही बहुत सिंपल हैं और बहुत बेसिक जो एपी होती है उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हीं पर बेस्ड है। लेकिन एग्जाम के नज़रिए से देखिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2-2 मार्क्स के सवाल में पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आप इनको देखिए, इनको समझना और बनाना बहुत ही आसान होता है। तो पहला जो सवाल है वो ये है, इफ nth term of a sequence is given by an equal to 2 plus 3n, prove that it forms an AP. Nth term of a sequence is given by this much. कोई सीक्वेंस है
इसके nth टर्म का वैल्यू इस तरह का है, तो हमको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस एक एपी फॉर्म करता है। कैसे करेंगे? एपी फॉर्म करने का क्या मतलब हुआ? एपी कब बनती है, उसकी पहचान क्या है कि कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हमको मिलना चाहिए, चाहे हम किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालें, वो हमेशा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे से पहले को घटाएं तो कुछ मिले और पांचवें से चौथे को घटाएं तो कुछ और मिले। तो n पर वो निर्भर नहीं करता है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो d का वैल्यू अगर कांस्टेंट मिलता है तो इसका मतलब कि वहाँ एपी बन रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर d का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो ये है, d इक्वल टू an माइनस an-1। तो इसका यूज करके हम d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए an कितना है, n, तो यहाँ पर n होगा और n-1 करेंगे तो यहाँ पर जो n है उसके बदले n-1 हो जाएगा। तो 2 + 3n माइनस 2 + 3n-1। देखिए an 2 + 3, और जब n-1 रखेंगे तो वहां जहां n है वहां n-1 हो जाएगा। बस इतना ही बदलाव आपको करना है और इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 + 3n -2 -3n + 3। अब देखिए ये जो n वाले दोनों टर्म थे ये यहाँ खत्म हो गए और कहीं n नहीं है। इसके अलावा ये भी कट जाएगा, बचा कितना, 3, विच इज कांस्टेंट। तो since d is constant, therefore the given sequence forms an AP. Since d is constant, therefore the given sequence forms an AP। ये है, जब भी आपको प्रूफ करना हो कि ये एपी में है तो हमेशा आप डी निकालिए और देखिए कि वो आपको कांस्टेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो एपी में होने के लिए डी को हमेशा कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड, प्रूव दैट a minus b square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP। इसको भी आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ये करिए दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, अगर दोनों इक्वल हैं तो AP में होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये इसके सम के बराबर डिवाइडेड बाय 2 उसके बराबर है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो उसका वैल्यू अगर इतना आ जाएगा तब हम कह देंगे कि ये एपी में है तीनों टर्म। और अगर वो नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देख लीजिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ये दोनों कट गए, बच गया है 2ab। अब इसमें से इसको घटाइए, अगर वो भी 2ab आता है तो हमारा काम हो गया। तो नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर।
ये भी आ गया 2ab। Therefore a minus b square, a square plus b square, a plus b whole square are in AP। दोनों डिफरेंस इक्वल हो गए, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, देयरफॉर दे आर इन AP। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके बाद एक और एग्जांपल है, देखिए। ओके, मिलता ही जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 10, ये तीन नंबर्स हैं, तो इफ दे आर इन AP फाइंड x। तीन नंबर्स हैं, पहला नंबर है 2x, दूसरा है x प्लस 10 और तीसरा क्या है 3x प्लस 2। तो बताया जा रहा है कि ये तीनों अगर AP में हों तो x को कितना होना चाहिए, x का वैल्यू कितना रखें कि तीनों AP में हो जाए। तो x की खोज हम करेंगे, तो क्योंकि ये तीनों AP में होना चाहिए, तो AP में होगा तो क्या होगा, x since 2x x plus 10 और 3x plus 10, 3x plus 2 are in AP, therefore x plus 10 equal to 2x plus 3x plus 2 by 2। ऐसा हम लिख सकते हैं, दिस टर्म इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2, AP में है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x plus 20 equal to 2x plus 3x 5x plus 2, या minus 3x equal to minus 18 और फाइनली x equal to 6। इसका मतलब कि अगर ये तीनों टर्म AP में हों तो x को 6 होना चाहिए, तभी AP में हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो आप चाहें तो इसको चेक भी करके देख सकते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर आप 6 रखिए, देखिए जो तीनों टर्म का वैल्यू मिलता है वो उसके अनुसार ये AP में होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए पहला टर्म है 2x, 2 into 6 12 हो गया, दूसरा टर्म है x plus 10, तो 6 plus 10 that is 16 हो गया, और तीसरा टर्म है 3x plus 2 that is 3 into 6 plus 2, ये 20 हो गया। तो टर्म्स इसलिए क्या क्या हमको टर्म्स मिल जाएंगे, 12, 16 and 20। इसका वैल्यू 12, इसका 16 और इसका 20। अब देखिए ये तीनों AP में हैं, 4 जोड़िए 4 जोड़िए, इसमें 4 जोड़ेंगे 16, इसमें 4 जोड़ेंगे 20, या यहां से 4 माइनस करेंगे 12, यहां से 4 माइनस करेंगे 16। तो therefore if these terms are in AP then x must be equal to 6। तो इस तरह के ये सवाल हैं छोटे, काफ़ी आसान हैं, इनको बनाइएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही सवाल बनाइएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए टाटा।